बट चाइना का और अमेरिका का अभी क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है, देखा? हाँ, दोनों अपने अपने, वो एक सुपर पावर बना हुआ है, इसका कहना है हम बनेंगे, तो टसल पावर टसल है भयंकर। और अभी अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया चाइना ने उतना ही वापस लगा दिया, वो देखा? वो चाइना का ये चीज बहुत अच्छा लगता है, वहां पे आप उसको कुछ भी कीजिएगा वो दबाव देगा। वो देश, उसके यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके यहाँ देश है, वो तुरंत लगा देगा। हम लोग नहीं लगा सकते, मजबूरी भी है, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसके दम पे कूदिएगा? ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना इकोनॉमी है उस हिसाब से, क्योंकि अमेरिका को, केवल अमेरिका पावरफुल नहीं ना, हर जगह पावर रखता है। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग रोक देगा, हमारे लोन रोक देगा, IMF हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, यूरोपीय यूनियन से दबाव बनवा देगा, कुछ नासा और इसरो के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको रुकवा देगा, डिले करा देगा, हर जगह UN में 4-5 मुद्दा फंसा देगा। कुछ नहीं करेगा तो अमेरिका को उठा के पाकिस्तान को एक लेटेस्ट हथियार देगा, ले तुम F-18 ले। तो हम लोग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाइना और जितने बड़े देश हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है? उसको अपने क्लोज इकोनॉमी, उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे सब, सुबह में 8, शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए, उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इसको पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। तो हर बड़े देश यही करते हैं। अब जैसे सऊदी अरब है, ज्यादा कूदेंगे, ईरान ज्यादा कूदेंगे, इजराइल को कह गया 2-4 पुरान बम है, एक्सपायरी डेट पास है, मार क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं। तो अरब को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास इजराइल है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा? अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसको खूब से खूब करेगा, इंडिया को क्या देगा? ज्यादा हथियार देने लगेगा, चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड हम ही लोग हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ही ना, बड़े लोग नहीं लड़ते। ताइवान को लेके उनके बीच में ले लेगा चाइना, हो गई थी ना, वो तो होते रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता, क्योंकि चाइना वो उस माहौल को तलाश रहा था कि 1960 में हम लोग का पंचशील समझौता खत्म हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा टाइम आए ना जहाँ वर्ल्ड उलझी हुई हो। उसी समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रसिया में परमाणु युद्ध आज हो जाएगा कि शाम में होगा कि सुबह होगा, कुछ नहीं पता। मार दिया 62 में, आ जाओ यहाँ पे। अमेरिका करा, हमको क्या पता भाई, रसिया करा हमको। तो ऐसा कहीं ना कहीं जब टाइम आएगा तो चाइना और अमेरिका और रसिया एकदम आमने सामने होंगे। उसी समय ताइवान को लेके चला जाएगा और रसिया भी कहेगा लेके जा, इधर लेके जा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइवर्जन अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए पक्का करेगा वहाँ। अब इसीलिए चाइना को देखिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है ताइवान में। वो पाथ तलाश रहा है कि कहां से एंट्री करेंगे, क्या करेंगे। वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल। किसी दिन ड्रिल के नाम पे अनाउंस करेगा, दिस इज नॉट ड्रिल, नाउ दिस इज वो ले लेगा ताइवान, दब लेगा। लेकिन जिस समय रसिया और अमेरिका बिजी रहेंगे वो ताइवान की ओर जाएगा। बट अगर हम मैप में देखेंगे तो ताइवान एकदम फार ईस्ट है, तो इसे अपनी हैवी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी को ताइवान की ओर ढकेलना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही टाइम होगा हम लोग कश्मीर के लिए अक्साई चीन पे चढ़ जाए, पर हम थोड़ी करेंगे। अब ये तो मोदी जी बताएंगे। पर हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि यही खराबी लगती है। आपके पास है, वहां पे हमारी सेना लड़ सकती है, पर इंडिया आगे बढ़ के कभी भी ना लेता है, ना अटैक करता है, कुछ नहीं करता। हमारी फिलॉसफी नहीं है। 70 साल से देख लो आप, कुछ भी नहीं। हमारी ये फिलॉसफी मानते ही नहीं। हमें फिलॉसफी चेंज करने की जरूरत है। पब्लिक जब प्रेशर लगाएगी तो पब्लिक को ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता है। वो सब लोग को अपनी, आप, हमारा जात ठीक है, हमारा धर्म ठीक है, हमारी राजनीतिक पार्टी ठीक है, माइंडसेट बहुत ख़राब होता है। नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए।
तो यही मौका है, नहीं तो चुपचाप देखेंगे ताइवान ले लिया कि ताइवान ले लेगा उसके बाद चाइना फिर नहीं रुकेगा। ताइवान लेने के बाद तो खत्म, बेलगाम घोड़ा। क्योंकि वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन सील्ड उसको रोक के रखा है। और दूसरा उसके बाद क्या है ना कि इसका इंटरनल इशू खत्म हो जाएगा चाइना का। ताइवान लेने के बाद इंटरनल खत्म हो जाएगा, फिर वो केवल और केवल फोकस्ड हो जाएगा एक्सटर्नल पे। और कुछ भी कर ले चाइना, अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए एटॉमिक वार नहीं ना करेगा। और चाइना का तो कोई लिमिट नहीं है, उसको तो हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए, वहाँ पे ले ही जाएगा वहाँ पे। तो ये फ्यूचर आपको लगता है कि होना ही? हाँ, बस हम लोग बस ये देखना यूरोप कितना अनस्टेबल रहता है। जैसे बीच में ये फिलिस्तीन और गाजा वाला ना उठ गया, वरना यूक्रेन और रशिया ज्यादा उलझे रहते तो निपटा देता इधर ही। यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है उसमें आपको लगता है कि इंडिया ने चुप रह के रशिया का साथ दिया? तो हम खुल के कहते हैं रशिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? क्या किया हमारे लिए? बिना मतलब का आएंगे साथ खोजने, सूरजमुखी का फूल भेज दिए, 2-4 को रिफाइन तेल भेज दिए तो हम आपका साथ दे देंगे। रखे रहो अपन रिफाइन तेल, हम ब्राजील से मंगा लेंगे। यहाँ खुल के बोलते हैं रशिया का साथ दिए हैं, रशिया ने भी हमारा साथ दिया है, चाहे यूएन में वीटो का मामला हो। इसमें खुल छुपा उपा के कौन सा बात करना? अब हम लोग कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थोड़े बैठे हैं कि लोग हमसे पूछेगा हाँ साथ दिए हैं। अमेरिका खुल के कहता है ना कि वो इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका खुल के कहता है कि वो यूक्रेन का साथ दिया है। हम क्यों मोए मोए करें? हम भी दिए हैं, पर बोलते नहीं ना हम खुल के। नहीं बोलते हैं, हमारी कुछ मजबूरी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन है सब और उधर अमेरिका है, पूरा वर्ल्ड एक साइड से हो गए हैं सब यहाँ, और हम लोग थोड़ा सा इसमें। तो आपको लगता है यूक्रेन और रशिया में कौन सही है? रशिया। क्यों? आप मेरे दुश्मन को मेरे सिधाने ले आके बैठाइएगा, हम क्या करेंगे? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की कोई भी कंट्री रहेगी वहां नाटो की आर्मी की पूरी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी। आप बैठा के वहां ले आएंगे रशिया को, भाई तुम्हें डेवलप करना है करो। यूरोपीय यूनियन में गया, कहाँ इसने अटैक किया है? बिना मतलब का उसको कहाँ से जाएगा? और नाटो का मतलब क्या बनता है आज के डेट में, जब वर्ल्ड यूएनओ हाई है, यूएनओ कहता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे। ये 32 कंट्री मिलके कहते हैं अगर हमारे पे किसी ने मारा हम सबको मिलके मारेंगे। क्या मतलब बनता है? नाटो का तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। पर 32 कंट्री अब हेल्प क्यों नहीं कर रही है जब ये हो रहा है? तो मारे हुआ पुतिन बैठा हुआ है, उसको क्या जाता है? वो तो नॉर्थ कोरिया से बुलाया है सैनिक को जानबूझ के यूक्रेन में घुसाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास एक बहाना मिल जाएगा कि किसी दिन अगर इसके 2-4 सैनिक मारे गए तो कह देगा हमारे सैनिक मारे गए, यानी हमारे देश पे आया हुआ है, हमारे पास परमाणु बम खाली है। वो जानबूझ के लाया ना कि उसके पास एक और फ्रंट खुला रहे। और जब से ट्रम्प आए हैं तब से तो यूक्रेन और कमजोर हो गया। क्यों? वो तो जो वीडियो आया उसमें भी उसने क्लियर ही कर दिया दुनिया में, जबकि अमेरिका तो साथ दे रहा था यूक्रेन का। बिल्कुल, वो तो सब यूरोप वाला सब साथ ही दे रहे थे सब। तो अब क्या? अब समेट लेगा डोनबास को और ये वाला रीजन को। उसने पहले फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कराएगा, उसके बाद से फिर करा देगा कि भाई मेरी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, हम यूक्रेन से टूट तो गए लेकिन फिर हम रसिया में मर्जर चाहते हैं। रसिया में मर्जर हो जाएगा, जैसे क्रीमिया हुआ वैसे डोनबास हो गया, डोनेस्क हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा। और उस एरिया में रसिया ने जितने भी फाइनेंशियल लॉसेज हुए, जितना उसका पैसा खर्च हुआ है, उस एरिया में इतने मिनरल्स हैं, उससे उसकी रिकवरी हो जाएगी। मतलब फ्यूचर तो अब यही है, यूक्रेन गया। दूसरा एक और रीजन समझिए, पुतिन इतने दिन से राष्ट्रपति है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उस समय राष्ट्रपति तब इंडिया की तरह रसिया का होता था कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेगा, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा।